नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम जानकारी जो कि वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। वाराणसी से ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर है। ज्ञानवापी केस की आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। अब 7 अक्टूबर की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग को लेकर के फैसला कोर्ट सुनाएगी, लेकिन ये फैसला आएगा 7 तारीख को। तो जो तस्वीरें आपने आज हमने इस मामले में एप्लीकेशन दी थी कि जो वहां पे कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई को शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A में ये सीपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी एएसआई अडॉप्ट करना चाहे, तो इस चीज के लिए एएसआई एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, इस समय हम जो शिवलिंग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसको फवारा मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर कह रहा है, इसी की कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, साथ में तहखानों को खोलने की बात भी चल रही है। फैसला 7 तारीख को सामने आएगा कि आखिरकार माननीय न्यायालय की तरफ से क्या आदेश सुनाया गया है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे थे, वहीं जो राकेश सिंह लगातार उसका विरोध कर रही है। कार्बन डेटिंग का स्पष्ट ये है कि अदालत में जो आज बहस हुई उसमें ये रखा गया है कि कार्बन डेटिंग से वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना है, जैसे उसका अर्घा है, तहखाना है, अन्य ऐसी चीजें, ऐसे बिंदु हैं जो कि इस कार्बन डेटिंग के माध्यम से, पुरातात्विक सर्वेक्षण के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि वहां पे क्या वास्तु स्थिति है। उसके बाद केस दोनों पक्षों के लिए सहजता हो जाएगी और न्यायालय के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। इसको विष्णु जैन ने खुद ही पेश किया है और जिला जज अजय कुमार विशेष द्वारा इसको गंभीरता से लेते हुए मामले को संरक्षित करके उन्होंने 7 तारीख का डेट दे दिया है कि इससे कार्बन डेटिंग के मामले का फैसला सुनाया जाएगा। वहीं अगर पूजा बात करें तो पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो बात लगातार हाईकोर्ट में चल रही है, कहीं न कहीं विष्णु जैन ने उसको भी सांकेतिक रूप से बोल दिया है कि एक और सर्वे की ओर कदम हिंदू पक्ष द्वारा लगातार उसमें जो है रखा जाएगा और हिंदू पक्ष क्या उसमें न्यायालय अगर उसमें संज्ञान लेता है तो ये बड़ा स्तर हो जाएगा। सेंट्रल कमेटी होगी और स्टेट कमेटी होगी, उसके साथ कार्बन डेटिंग होगी, जिससे कि मामले की गंभीरता से जांच हो सकेगी। उसके बाद बाबा विश्वेश्वर आदि विश्वेश्वर जो है उनकी सुनवाई जो ठीक तरीके से, जैसे भगवान राम मंदिर की भी उन्होंने जिक्र किया, राम मंदिर का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ उसके बाद ही सारी चीजें पिक्चर क्लियर हुई और फैसला आने में सहजता हुई, उसी तरीके से बाबा विश्वेश्वर में भी किया जाए ताकि न्यायालय के लिए सारी चीजें सहजता से हो सके और न्यायालय आदेश देने में कोई संकोच न करे भविष्य में। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना समझा कि किस तरीके से न्यायालय के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है कि 7 तारीख को क्या कुछ फैसला न्यायालय सुनाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया सीएम योगी के आवास पर अर्जेंटीना के राजदूत पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। अर्जेंटीना के राजपूत और द्वितीय सचिव दोनों ने ही इस दौरान मुलाकात की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हैं। अर्जेंटीना के राजदूत और सचिव दोनों ही मौजूद रहे हैं सीएम आवास पर और दोनों ने मुलाकात करी है। ओडीओपी का पैक इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही लोगों को दिया, भेंट किया। ओडीओपी क्या है वो भी समझ लीजिए। ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वही अखिलेश यादव ने फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। अखिलेश 2017 से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने लखनऊ में चल रहे सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका ऐलान किया। फिर से पार्टी की कमान मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आपने तब दी है जब देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है और इस सरकार ने देश प्रदेश में सभी एजेंसियों पर कब्जा कर रखा है।
अखिलेश ने पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को कहा कि आज हमको संकल्प लेना है कि आने वाले 5 सालों में हमें नया इतिहास लिखना ही होगा। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने छल करते हुए सपा की सरकार छीन ली। आगे कहा कि केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। हिटलर की सरकार में एक झूठ का प्रोपेगेंडा मंत्री था, लेकिन यह बीजेपी सरकार पूरी की पूरी झूठी है। अखिलेश ने कहा सबसे ज्यादा कर्ज माफी तो गुजरात के व्यापारियों और उद्योगपतियों का हुआ। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में हर विधानसभा में मुस्लिम और यादव के 25 से 30 हजार वोट काट दिए गए। ये जो संस्थाओं पे बैठे लोग हैं वो आपका साथ तभी देंगे जब देखेंगे कि आप ताकतवर हैं जमीन पर, और अगर जमीन पर कोई भी ताकतवर है आज तो हमारे समाजवादी साथी हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस मौके पर जहां आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस जिम्मेदारी को पूरा निभा करके और जो चुनौतियां सामने हैं उन चुनौतियों का मुकाबला कर करके समाजवादी पार्टी का एक नया इतिहास बने। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कान्हा गौशाला और गौरी बाजार का जायजा लिया। इस दौरान ब्रजेश पाठक सपा पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा अपराधियों की जड़ थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बात करते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशियों का 2024 में वोट का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। भ्रष्टाचार और अपराध में आकंठ डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के दाग अगर आप गिनाने लगेंगे समाजवादी पार्टी पर तो रिवर फ्रंट से लेकर के और खनन घोटाले से लेकर के दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जहां तक अपराधियों से गठजोड़ का सवाल है, गुंडे माफिया मवाली तत्वों को इकट्ठा करके उनको पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का गठन काल से ही रहा, चाहे उनके पिताजी रहे हों चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव रहे हों। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह 10 दिन भी नहीं बीता है, आजमगढ़ जेल में जाकर कुख्यात शराब तस्कर से मिले हैं, उन पर और भी गंभीर आरोप हैं। तो ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने की समाजवादी पार्टी की शुरू की नीति रही है। समाजवादी पार्टी जो अपना राष्ट्रीय और प्रदेशीय अधिवेशन करके केवल एक नाटक कर रहे हैं, एक अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए निर्वाचन आयोग में एक नाटक के रूप में एक कार्रवाई को भेज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी नहीं है, ये एक कुनबे की पार्टी है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यूपी विधानसभा की उपलब्धियों को लेकर बात करी। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए 6 महीने पूरे हो गए। दूसरे प्रदेशों के अखबार यूपी विधानसभा के बारे में बात करते हैं। यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम हमने लागू किया। आज हर सवाल पर सरकार के जवाब टैबलेट पर आ रहे हैं। विधायकों के जन्मदिन को विधानसभा में शुभकामनाएं देने की परंपरा शुरू हुई। महिलाओं को विधानसभा कार्रवाई में एक दिन पूरा दिया गया। सतीश महाना ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर कहा कि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर के भी कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात की तर्ज पर यूथ पार्लियामेंट शुरू करेंगे और विधानसभा में नियमों का और सरलीकरण किया जाएगा। उसकी डेट तय करेंगे, वेन्यू तय करेंगे और उसके स्पीकर से वो तय करेंगे। सारी चीज प्लान करेंगे। कोई कुछ करने का मकसद नहीं कि कर देना है, एक को जोड़ने का मकसद नहीं है। तो मैं जो 6 महीने के विधानसभा में हुआ है, मुझे एक बात की तरफ से एक बात यू आर फेल्ट कि ये पहली बात करता हूँ आप अनुभव किया कि फर्स्ट टाइम जितने भी मैंने बातें बताई कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसके कभी नहीं हुआ। आप जानते नहीं है, नहीं आपको लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। तो वहीं यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज गौआश्रय पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे 6,384 गौआश्रय स्थलों की निगरानी सीधे तौर पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री धर्मपाल ने गौआश्रय ऐप का भी शुभारंभ किया। तो वहीं पीएफएमएस के जरिए 34 करोड़ 21 लाख रुपए गौशालाओं को ट्रांसफर किया गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सीएम योगी हर ग्राम सभा में गौ संरक्षण केंद्र बनवा रहे हैं।
सभी गौ संरक्षण केंद्रों में 2 से 3 हजार गौवंश रखे जाएंगे और यूपी की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि गाय के गोबर से बने दीपकों की रोशनी से अयोध्या को रोशन किया जाएगा। अयोध्या दीपोत्सव में गाय के गोबर से बने 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मंत्री ने प्रदेश की जनता से भी गाय के गोबर से बने 9 दीप जलाने की अपील करी। मदरसों के सर्वे पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि अभी सर्वे चल रहा है। सर्वे का उद्देश्य है मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ साथ बाकी विषयों पर भी पढ़ाई हो सके, जिससे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बन सकें। देखिए, हम मदरसों में सर्वे करा रहे हैं जी। सर्वे की रिपोर्ट जब आएगी और इसमें ऐसी व्यवस्था है कि हम अभी तक दीनी शिक्षा के साथ साथ इसकी कोई आपत्ति नहीं है, उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, महान पुरुषों के इतिहास, क्योंकि जब तक ये शिक्षा नहीं करेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS ये नहीं बन सकते। इसलिए योगी सरकार की प्राथमिकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, गरीब मुसलमान बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो। उसी सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार अहरनिश काम कर रही है। हम माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे और मदरसा में अच्छी उत्तम शिक्षा देने का। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हुई थी। स्मृति ईरानी का मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र के कादूनाला स्थित भाले सुल्तान शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बीजेपी किसान मोर्चा के साथ पौधारोपण भी किया और इस मौके पर जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह, दादा तेजभान सिंह सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करेंगे। हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। हरिद्वार जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेंद्र की पत्नी बबली ग्राम प्रधान का चुनाव जीत चुकी है। ग्राम प्रधान बनते ही पथरी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बबली का पति पहले ही जेल भेजा जा चुका है। बबली ने 1 वोट से, मात्र 1 वोट से जीत दर्ज करी है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी स्वाति को मात्र 1 वोट से मात दी। बबली को कुल 859 और उनकी प्रतिद्वंदी स्वाति को 858 वोट मिले हैं। आपको बता दें शराब कांड में 9 लोगों की जान चली गई थी और इसी शराब कांड के सिलसिले में बबली के पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जो शराब बनाने के उपकरण थे, कच्ची शराब, लाहन, ये तमाम चीजें नष्ट की गई थी और बरामद भी की गई थी। पुलिस को इंतजार था कि आखिरकार बबली चुनाव जीतती हैं या हारती हैं, पहले उसे देखना है। बबली चुनाव जीत गई और जीतते ही सबसे पहला काम पुलिस ने किया कि उनको गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है। शराब कांड की मुख्य आरोपी ब्रजेंद्र की पत्नी बबली, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने प्रधान बनते ही गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने पहले भी एक्शन लेते हुए तमाम शराब बनाने के उपकरण, जमीन में दबी हुई शराब और भी चीजें बरामद करी थी, लेकिन समाज के बीच में एक बेटर मैसेज जाए, इसके लिए पुलिस वालों ने बबली के प्रधान बनते ही उनकी सबसे पहले काम जो किया है वो गिरफ्तारी का किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बबली ने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं स्वाति, उनको मात्र 1 वोट से हराया और सिर्फ 1 वोट से ही जीत दर्ज करी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विकास खरे जुड़ गए हमारे साथ में। विकास, क्या कुछ अपडेट है? सभी को इंतजार था कि आखिरकार बबली जीतती हैं या हारती हैं। बबली जीत चुकी हैं, सिर्फ 1 वोट से जीत दर्ज करी है और जीत दर्ज होते ही इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि हाथ में, गले में फूलों की माला की जगह पे हाथ में हथकड़ी होगी।
बिल्कुल पूजा, इसको गजब का लोकतंत्र कहा जा सकता है। हालांकि 10 सितंबर की इस तरह की घटना थी, बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी कच्ची शराब से। तो लगभग जो है इस पर एसएसपी हरिद्वार के द्वारा एसआईटी टीम भी जो है गठित की गई थी। एसआईटी टीम के द्वारा इनके पति जो है विजेंद्र, उनको जो है पुलिस ने जेल भेजा जा चुका है। और अब जो है कहने की पत्री पुलिस को भी जो है बबली का जीतने का इंतजार था। हालांकि कल जिस तरह से बबली 1 वोट से जीती है, तो कहीं ना कहीं पूरा चर्चाओं का बाजार पूरे हरिद्वार में गर्म रहा। और साफ तौर पे पूछा, जिस तरह से बबली वहां पर जो है मतगणना स्थल पर नहीं पहुंची थी, लेकिन जिस समय बबली का नाम अनाउंस हुआ कि बबली 1 वोट से जीती है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पत्री पुलिस भी लगातार मुस्तैद हो गई थी। और पत्री पुलिस को भी लगातार इंतजार था कि आखिरकार बबली कब जीतेगी और कब बबली की गिरफ्तार होगी। हालांकि आज पत्री पुलिस ने जो है बबली को गिरफ्तार कर लिया और कहीं ना कहीं उनको जो है कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बिल्कुल, कोर्ट में पेशी होगी। और चूंकि वोटों का जो मार्जिन है विकास, वो सिर्फ 1 वोट का है, तो क्या रीवोटिंग की मांग अपोनेंट्स की तरफ से की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया है तो इसमें जो है लगातार इस जिला पंचायत, इस ग्राम पंचायत में जो है पूजा लगभग जो है 3 बार काउंटिंग की गई है और कहीं ना कहीं लगातार उसमें जो है बबली भी जीत रही थी। हालांकि अगर बात किया है तो जो है 10 जो प्रत्याशी है वो मैदान में थे शिवनगर ग्राम पंचायत से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बबली की जीत 1 वोट से हुई, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है पूरे गांव के जिन व्यक्तियों ने उनको चुना, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जो है बबली जीत गई। और पुलिस को भी लगातार जो है बेसब्री से इंतजार था आखिरकार बबली कब चुनाव जीता और कब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में। तो कहीं ना कहीं बबली को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल अगर चुनाव की हम बात करें हरिद्वार की, कल से जो 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी और लगभग 2 बजे के आसपास बबली का नाम अनाउंस किया गया था कि बबली 1 वोट से जीती है। तो साफ तौर पे जो मीडिया है, पूरा मीडिया अमला जो है पथरी क्षेत्र की ओर रवाना हो गया था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चा का बाजार जो फेसबुक या फिर सोशल अकाउंट में गर्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं लगातार मीडिया का रुख भी उस तरफ हुआ और जो पथरी पुलिस थी वो भी जो है तुरंत जो है मुस्तैद हो गई थी। और पूजा अभी तक जो है कल सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू थी, अब तक जो है काउंटिंग का जो है दौर फिलहाल जारी है। अभी तक जो है जो टोटल अगर हम बात करें ग्राम पंचायत सीट की, हरिद्वार में 316 है, जिसमें से जो है 2 निर्विरोध जो है चुने जा चुके हैं ग्राम प्रधान। लेकिन अभी तक जो है 280 लोगों की जो है मतगणना के साथ साथ इसमें जो रिजल्ट भी आ चुके हैं और अभी 45 लोगों का परिणाम अभी आना बाकी है। और लगातार इसमें जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। उस पर डीएम हरिद्वार का साफ तौर पे जो बयान आया था कि 4 बजे तक काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी भी 45 सीटों पर जो ग्राम पंचायत प्रधानों का अभी रिजल्ट आना बाकी है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकतंत्र ने एक अच्छी नजीर पेश करी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सीधे तौर पर अपना काम किया। बबली जैसे चुनाव जीतती हैं, बबली को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं विधानसभा में भर्तियों का मामला ठंडा होने से पहले ही दोबारा गर्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 228 तदर्थ सेवाओं को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए लिस्ट को सार्वजनिक किया है। आशा मनोरमा शर्मा का आरोप है कि एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश के युवाओं को बैकडोर भर्ती के नाम पर बाहर करती हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके ही स्टाफ में कुछ लोगों की तदर्थ नियुक्ति की जाती है। हमारी मांग है कि राज्य गठन से अब तक सभी भर्तियों की जांच हो और इन नियुक्तियों के मामले में भी विधानसभा अध्यक्ष जवाब देने का काम करें। कि कुछ महीनों से विधानसभा भर्ती को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और इसमें हमारी जो आदरणीय अध्यक्षा जी हैं, हमारी विधानसभा अध्यक्षा जी हैं, खंडूरी जी ने भी एक जांच कमेटी बनाई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जांच कमेटी जो बनी है उससे भी अभी तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया। आपने 2001 से जो नियुक्तियां हुई थी उसके संदर्भ में आपने कुछ नहीं बात करी। आपने 2016 से लेकर 2022 तक की जो थी आपने सब निरस्त की है। तो ये किसको बचाने की आपने कोशिश की है हमें नहीं पता। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बेहद ज़रूरी है, ऋतु खंडूरी जी ने उनका बिहार के प्रति जो प्रेम जागा है, इसके ही बारे में मैं बताऊंगी कि उन्होंने 2022 में अपनी 2 नियुक्तियां दी हैं। तो इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। तो वहीं हल्द्वानी में कूड़े की समस्या ने एक बार फिर से लोगों का जीना दुभर कर दिया है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि ट्रंचिंग ग्राउंड भरने के बाद अब नगर निगम सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है। यही वजह है कि लोगों ने घरों तक भारी दुर्गंध फैल रही है। तो वहीं कूड़े की वजह से स्थानीय लोगों ने अब कई तरह की बीमारियां फैलने का जो अंदेशा है वो जताया है।
जिससे नाराज विधायक सुमित हृदयेश ने स्थानीय लोगों के साथ ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया है। सुमित हृदयेश ने नगर निगम को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर कूड़े का निस्तारण नहीं होता तो स्थानीय जनता के साथ मिलकर नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालत देखिए आप, स्वच्छ भारत अभियान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, डबल इंजन का नारा देने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अस्वच्छता का प्रतीक और प्रमाण किसी को देखना है तो ये ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर आ जाए। अभी गाड़ियां वहां पे डंप कर रही है कूड़ा, एनएच पे, नेशनल हाईवे पे कूड़ा डंप हो रहा है, डिवाइडर में कूड़ा डंप हो रहा है। यहाँ पे 3 विधानसभाओं के क्षेत्र के लोगों को ये बहुत गहरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जल जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको दूषित कर रहा है। लोग बस्ती के पूरे परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और दवाई बिल्कुल नहीं छिड़की जा रही है, ना मोहल्लों में ना यहाँ कूड़े घर पर। यहाँ के लोग पूरे तरीके से बीमार हैं और मलेरिया जैसी बीमारी और स्किन की बीमारी और लंग्स की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो एक बुरी खबर है उत्तराखंड के लिए, वो क्या है समझिए। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली कुमाऊं की गौला नदी में 1 अक्टूबर से खनन शुरू नहीं हो पाएगा। गौला नदी में खनन कराने वाले वन विकास निगम के भले ही निकासी गेटों की तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन नदी में पानी होने के चलते अभी सीमांकन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वन विकास निगम के RM महेश आर्य का कहना है कि हर साल 1 अक्टूबर से गौला नदी में खनन का काम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार नदी में पानी होने की वजह से 1 अक्टूबर से खनन शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि वन निगम ने अपने स्तर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 11 निकासी गेटों में तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खनन वाहन स्वामी भी इस बार खनन कार्य नहीं करने की बात कह रहे हैं। इसका सीधा असर राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ेगा, क्योंकि नदी में चलने वाले वाहनों के मालिक एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से बड़ी खबर है। देश भर के 75 शहरों में हरिद्वार नगर निगम को गंगा स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। सर्वेक्षण में पहला स्थान पाने के बाद हरिद्वार के मेयर अनिता शर्मा और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने भी नगर निगम के सभी कर्मचारी और पार्षदों को सम्मानित किया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।